हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार और आपके साथ हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9th का कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने जो भी कंटेंट दिया था फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का, वहां तक हम लोग मोमेंटम तक एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे ताकि अप्रोच कैसे चलता है इसको देखेंगे, और उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए। कुछ न्यूमेरिकल्स उठाते हैं। हमने क्वेश्चंस लिखा नहीं है, हम डायरेक्टली बुक से ही करते हैं। जो भी हम बुक है हमारे पास, हम देखते हैं उससे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, छोटा सा लेते हैं। क्वेश्चन 1 किस टॉपिक का है? तो फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं? तो न्यूमेरिकल। बस अप्रोच कैसे चलता है इसको हम देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। बस मैं डेटा लिखूंगा, आप ध्यान से क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड to import to a car a velocity of 30 meter per second in 10 second। क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू import to a car a velocity of 30 meter per second in 10 second starting from rest। एक कार है, ये छोटू कार है। इनिशियली ये रेस्ट पे है, यानी कि u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये जो 10 सेकेंड बाद, आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, ये जो वेलोसिटी गेन कर रही है वो है हमारा v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर इस कार का मास m इक्वल टू हमारा है m इक्वल टू 1500 kg। ठीक है। तो कह रहा है कि इस पे हम कितना फोर्स लगाएंगे, इस कार को हम कितना फोर्स देंगे ताकि ये इतना एक्सेलरेशन गेन कर ले। ठीक है। अब देखो, हमें कुछ नहीं पता, हमें बस फोर्स का, एक कार है जो इनिशियली रेस्ट पे है, तो u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, और उस कार का मास यदि 1500 kg है, तो ये फोर्स कितना लगेगा ये देखो। तो हमें नहीं पता है। हमें सॉल्यूशन में क्या करना है कि इस चैप्टर की मदर को याद करना है। इस चैप्टर का मदर कौन है? ये F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। F इक्वल टू होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है, आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। अब क्या करेंगे हम? F इक्वल टू मास कितना दिया है? 1500 kg। यूनिट लिखना चाहो तो लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि लास्ट में फाइनल टाइम जो वेलोसिटी थी, 10 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड। और इनिशियली कितनी थी? तो 0। और ये मीटर पर सेकेंड लिख लो, यूनिट है। अब टाइम बचा हमारा, टाइम हमारा कितना है? 10 सेकेंड। ठीक है, यही है हमारा। अब इसको सॉल्व करो। F इक्वल टू 1500 इंटू 30/10, एक जीरो से एक जीरो का गया, तो यानी कि 15 3 से 4500 न्यूटन आएगा। ठीक है, 4500 न्यूटन आएगा। और ये टाइम सेकेंड सेकेंड, ये ms -2 हो जाएगा। तो इसको बोलोगे 4500 न्यूटन, और बोलोगे 4500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया। क्या था कि एक कार थी जो रेस्ट पे थी, उसका मास 1500 kg था। 10 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाती है, तो हम उस पर कितना फोर्स इंपोर्ट करेंगे, हम उस पर कितना फोर्स लगाएंगे, तो वो हमारा फोर्स निकल गया। तो इस
चैप्टर के यानी यानी और बोलो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ये चैप्टर जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि F=m है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे की क्वेश्चन करते हैं एक, उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं छोटा सा, और हम न्यूमेरिकल इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो। और न्यूमेरिकल करते वक्त बस इतना याद रखना कि हमें सिचुएशन को समझना है और हमें उससे रिलेटेड फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो इसमें ये फॉर्मूला था जो कि हमें पता होता है क्योंकि फादर इक्वल टू m है, ये हमें याद था। अब एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1, a force of 5 Newton gives a mass m1 on acceleration of 8 meter per second square and a mass m2 on acceleration of 20 meter per second square। क्या कह रहा है, ये m1 है और ये m2 है, हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं F। अगर हम इस बॉडी पे एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो ये एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने इस पे एक फोर्स लगाया F मास m1 पे, तो इसने एक्सेलरेशन जनरेट किया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मैं फोर्स लगाता हूं इस पे F दूसरी बॉडी पे m2 पे, तो ये एक्सेलरेशन हमारा जनरेट करता है कितना, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेज आर टाइड टुगेदर। और सिचुएशन कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को एक साथ बांध दें, ये m1 ये m2, उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा, पूछा है कि अगर ये फोर्स ये लगा तो। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि इसका फोर्स निकालो। क्वेश्चन दिया है कि एक बॉडी है मास m1 की, जिसपे मैं अगर फोर्स लगाता हूं तो हमारा इतना एक्सेलरेशन जनरेट करता है। अगर वही फोर्स मैं m2 बॉडी पे लगाता हूं तो वो इतना एक्सेलरेशन जनरेट करता है। देन अगर मैं दोनों बॉडी को एक साथ टाइट कर दूं, बांध दूं और फिर वही फोर्स लगाऊं तो कितना एक्सेलरेशन बनेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 न्यूटन ये दिया है F=5 न्यूटन, F की वैल्यू हमें दी है F=5 न्यूटन। ठीक है, तो क्या करोगे, सबसे पहले F=m1 a1, ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है। F=m1 a1, तो हमारा m1 का वैल्यू कितना आएगा, F/a1, जो कि अगर सॉल्व करेंगे तो m1 आएगा हमारा 5/8 kg। ठीक है, 5/8 kg आएगा। ठीक, दूसरी चीज अगर करेंगे कि F=m2 a2, तो m2 की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, F/a2, जो कि हमारा है m2 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एक्सेलरेशन हमारा कितना है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से m2 की वैल्यू जो भी आए, m2 मान लो 5/24 kg आया। ठीक है, अब देखो 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 पे लगा तो एक्सेलरेशन इतना बना, उस केस में m1 कितना होगा, इतना होगा। 5 न्यूटन का फोर्स अगर मास m2 पे लगा तो एक्सेलरेशन उसने इतना दिया, तो m2 कितना होगा, तो इतना होगा। अगर हमें m1 m2 पता चल गया, F पता चल गया, तो हमें थर्ड, मैंने क्या किया, फर्स्ट ये किया इसके लिए, सेकेंड ये किया इसके लिए, एंड थर्ड अब इसके लिए करेंगे। तो हमें 5 न्यूटन ही इस पे लगाना है, तो 5 न्यूटन यानी कि F=m1 + m2 × a, तो F= हमारा 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन, और m1 की वैल्यू कितनी आई है, 5/8 आई है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी आई है, 5/24 आई है, और इंटू a निकालना है। बस इसमें सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करोगे तो हमारा जो आएगा, कहीं भी कर देना, जो भी अब आएगा फर्दर सॉल्व कर लेना। अब क्या करोगे कि इसमें से 5 कॉमन ले लो। ठीक है, या इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम 24 हो जाएगा, तो ये 15 + 25 कर लेना, फिर डिवाइड कर देना, आंसर जो भी आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें देखो एक जगह से निकलवाया है और दूसरे जगह उसको अप्लाई कराया है। ठीक है, पहले हमने m1 निकाला, फिर हमने m2 निकाला, और फिर m1 m2 को जोड़ा तो नेट एक्सेलरेशन यहां से निकाला। तो आप बस इसको सॉल्व करना, हम लोग अभी आगे टॉपिक करना है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन और इसमें अच्छा सा दिखा था, उसको बता देते हैं। उसका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन हमें दिखा था एक अच्छा सा, रुकिए ये करा देता हूं। कह रहा है कि ध्यान से सुनो, क्या कह रहा है कि ए मोटर कार ऑफ मास 250 केजी, एक मोटर कार है जिसका मास है 250 केजी, इज मूविंग विथ ए सर्टेन वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से वो मूव कर रही है। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, उसको ब्रेक अप्लाई करके रेस्ट पे लाया जा रहा है। ठीक है, अगर रेस्ट पे लाया जा रहा है यानी कि आगे सिचुएशन देखेंगे, इट इज ब्रॉट टू रेस्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 18 मीटर। एस इक्वल टू हमारा दिया है 18 मीटर, हम उस पर ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं और वो 18 मीटर जाके रुक जा रही है। ब्रेक अप्लाई करने का मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है कि व्हेन द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू इट इज 1000 न्यूटन, मतलब कि अगर मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं तो F इक्वल टू 1000 न्यूटन। अभी इस पे माइनस है, क्यों मैं बतलाता हूं अभी। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या होगी यही पूछा है। ठीक है, हाँ अब देखो डेटा कुछ छूटा नहीं है ना, नहीं। एक कार है, एक मोटर कार है, एक मोटर कार है जिसका वेट 250 केजी है। ठीक है, और मैं उसको रोकना चाहता हूं, वो चल रही है, मैं उसको रोकना चाहता हूं, तो मैंने ब्रेक अप्लाई किया, और जब मैंने ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो 18 मीटर चलती है, 18 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तब जाके वो रेस्ट पे आती है। रेस्ट पे आने का मतलब क्या हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और मैं उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगा रहा हूं, जो रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं, मतलब कि मोशन में मोटर को, जो हमारी मोटर कार है वो मोशन में है, और मुझे अगर उसको रोकना होगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, और मैं वो काम कर रहा हूँ, वो फोर्स लगा रहा हूँ। ठीक है, और वो फोर्स जो लगा रहा हूँ वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मान लो मोटर कार इधर से आ रही है तो मुझे फोर्स लगाना होगा ना। यू कैन से इन द रिस्पेक्ट ऑफ ब्रेक, तो ब्रेक क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट करता है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो मेन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर आएगा तब। तो वही कह रहा है कि अगर मैं इस पे 1000 न्यूटन का फोर्स दूसरे साइड से लगाता हूं तब जाके ये रुकती है, तो हमसे पूछा गया कि यू कितना होगा। ठीक है, अब देखो हमें एक चीज ये पता चल गया और एक ये पता चल गया, ये दो चीज हमें F इक्वल टू ए में कुछ देगा। ठीक है, हम इस दो डेटा को पकड़ेंगे तो हमें ए कुछ मिलेगा। अब देखो कैसे, F की वैल्यू -1000 न्यूटन, और मास कितना है हमारा 250, और एक्सेलरेशन में निकालना है, एक सेकेंड आई विल राइट यूनिट, केजी इंटू ए। ठीक है, अब देखो ए इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, -1000 अपॉन 250, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 4 100, यानी कि जो ए बनेगा वो -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए इक्वल टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और ये माइनस आता है, इसका मतलब कि हम इसको रिटार्डेशन कहते हैं, यानी कि निगेटिव एक्सेलरेशन। और ये कब आता है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, या आपने मोशन में जो भी सिचुएशन पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी अगर कम हो जाए इनिशियल से, तब आता है। ठीक है, तो हमें ए पता चल गया। अब देखो, और हमसे पूछा है यू,
अब हम कौन सा इक्वेशन लगा सकते हैं सर? तो हमारा ये फर्स्ट पेज ये कि मैंने पहले इसको किया, यहाँ से मैंने ए निकाला। दूसरे केस में हमें क्या करना है कि हमें अब यू चाहिए। अब याद करो कि ऐसा हमारे पास कौन सा इक्वेशन है जिसमें u भी आता है, v भी आता है, a भी आता है, s भी आता है। तो सर हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो क्या होता है सर? तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस अभी हमें क्या करना है कि हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो उन्होंने बोला कि अगर हम ब्रेक अप्लाई कर देंगे यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, u हमें निकालना है, प्लस 2as। 2a की वैल्यू कितनी आई है? -4 इंटू एस कितना है? 18। तो अब हम इसको बस सॉल्व कर देंगे तो हमारा जो भी आएगा, तो हमारा जो कहाँ गया सर? यू स्क्वायर इक्वल टू हमारा, इसको कर लेंगे तो हमारा कितना? 2 4 जा 8। कहाँ गया? अब देखो इधर निगेटिव में है, जो भी आएगा निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर वो निगेटिव में आएगा यानी कि इधर आएगा तो पॉजिटिव, यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 18। अब यू को बस रूट में ले लो, तो 2 इंटू 4 कितना बनेगा? 8 इंटू 18। अब जो भी आएगा हमारा आई थिंक 8 8 64, 8 8 14, मतलब 12 मीटर पर सेकेंड आएगा। u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ऐसे नहीं पता है तो इसको ब्रेक कर दो। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 रूट 2 इंटू 3 3 जा 3 रूट 3 3 जा 9 2, ये आएगा। 6 2 जा 12, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। आंसर हमारा 12 आना चाहिए, आया भी है। तो ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें हम जब अप्लाई किए, यानी कि अप्रोच देखो कि हम फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़े, वहां से हमने ए निकाला और उस ए को मैंने थर्ड इक्वेशन में पुट किया। तो जब हमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें बस ध्यान में ये रखना है कि हम क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लेंगे तो और करेंगे। फिलहाल मैं इतना रखता हूँ क्योंकि हमें वो पढ़ना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग बस प्रैक्टिस करिएगा और कुछ नहीं। अब आते हैं हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। क्या पढ़ना है अब? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन ये याद होगा आपको कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस क्या है? टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction. To an every action, to an every action there is equal and opposite reaction. अब देखो ए ई आई यू, हाँ ठीक है, आयन होगा नहीं होगा, चलो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। अब इसमें क्या है कि मैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक्शन रिएक्शन, अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा, अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। और ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो ये हमें अप्लाई करना है। कह रहा है कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा जो कि ओपोजिट होगा और इक्वल होगा। मैं बोलूं कि मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊंगा तो बोर्ड भी मुझ पे फोर्स लगाएगा। अगर ये बोर्ड है, बोर्ड या वाल ले लो, ये वाल है हमारा, तो अगर मैं इस वाल पे फोर्स लगाता हूं F, तो ये वाल भी हम पे फोर्स लगाएगा F, और जो कि माइनस टेंस होगा। ओपोजिट एक्शन, मैं इधर लगाऊंगा तो ये इधर लगाएगा। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो जब हम चलते हैं, मान लो मैं यहां से यहां आ रहा हूं,
तो अभी तक आपको पता था कि हम चलते हैं, जमीन पे चलते हैं। तो कोई पूछेगा कैसे, तो सर बचपन से चलने आता है इसलिए चलते हैं, बचपन में सीखे हैं कैसे चला जाता है। लेकिन उसके पीछे ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारी ग्राउंड होती है, जो हमारी अर्थ होती है, वो हमें, जब हम इस पे पुश करते हैं तो वो हमको पुश करती है आगे। तो आगे हम पुश होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आप इसको फिगर देखना, बुक में भी दिया है। हमने ग्राउंड को पुश किया, हमने ग्राउंड को धक्का दिया, ग्राउंड ने हमको धक्का दिया, यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन वहां लगा। मैंने ग्राउंड पे फोर्स लगाया, ग्राउंड ने हम पे फोर्स लगाया, तो हम उसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। जब गन से फायर किया जाता है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, गन से फायर करते हैं हम, तो जब बुलेट निकलती है गन से तो गन थोड़ी पीछे आती है। ठीक है, जब बुलेट निकलती है गन से तो गन पीछे आती है, या हैवी गन होगा जैसे AK-47 या जो भी, AK-47 AK-50 जो भी हो, मुझे याद नहीं उतने सारे नाम। या टैंक, आप देखना बॉर्डर मूवी वगैरह अगर आप देखे होंगे, तो जब टैंक से फायर किया जाता है तो जो गोला निकलता है आगे निकलता है, लेकिन टैंक पीछे आती है। तो क्या होगा कि जो गोला होगा उसने फोर्स आगे की तरफ लगाया, टैंक पे लगाया तो टैंक भी लगाएगा उस पे फोर्स, वहां भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन आया। ठीक है, गोला आगे गया, टैंक पीछे आई। और क्रिकेटर जब बॉल को रोकते हैं तो वहां पे भी लगता है एक्शन रिएक्शन। हम भी खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, अभी धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल ये याद रखना है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बोर्ड ने हम पे फोर्स लगाया। मैं किसी को चाटा मारूंगा, मैं खींच के किसी को चाटा मारा, तो हमारे हाथ में भी चोट लगती है कि नहीं लगती है? लगती है, वो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब रॉकेट ऊपर की तरफ फायर किया जाता है तो जो कंबस्जन होता है, जो गैस होता है, वो अर्थ पे फोर्स लगाता है और वो उसको ऊपर भेज देता है। ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे हम लोग वो खोलते हैं, आई थिंक हिंदी में जो गुर्देल होती है उसको बोलो, तो जब हम उसको एनर्जी स्टोर करके छोड़ते हैं तो पहले हम उसको पीछे लाते हैं तब वो आगे जाती है। यानी कि मैं उसको जब पीछे खींचता हूँ तो मैं इसमें उसमें एनर्जी स्टोर करता हूँ, और इतनी एनर्जी स्टोर कर लेता हूँ कि फिर छोड़ता हूँ तो वो आगे जाती है। वहां पे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, वहां पे भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी है। अब देखो ये क्या होता है कि सेम टाइम पे लगता है, एट सेम टाइम। मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, ओए ये हटता क्यों नहीं है? तो मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बोर्ड ने हम पे फोर्स लगाया। मैंने बोला ओए हट जा यहां से, तो इसने बोला मैं नहीं हटूंगा, तू हट जा। तो इसने मेरे पे फोर्स लगाया। ठीक, तो क्या हुआ, सेम टाइम पे लगा। जो ये लॉ है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, सेम टाइम पे लगा। मैंने बोर्ड पे फोर्स लगाया, बोर्ड ने मुझ पे लगाया एट द सेम स्पॉट, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडी। एक मैं, एक बोर्ड, दोनों मिल गए, आपस में झगड़े कर रहे हैं, कोई जीतने वाला नहीं है, क्योंकि जितना मैं लगाता हूं उतना ये लगाता है फोर्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट बॉडी पे लगता है और सेम टाइम लगता है। तो हमसे पूछा जाता है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट तो बहुत चीजें, आपने एप्लीकेशन देख लिया कि रॉकेट में, बंदूक में हम चलते हैं तब भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है। और उसका सबसे इंपॉर्टेंट की क्या है कि वो सेम टाइम पे लगता है और डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। तो हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। बस समझने की बात ये है कि फॉर एवरी एक्शन या टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम जितना फोर्स लगाएंगे उतनी हम पे फोर्स लगेगी, चाहे जो भी हो। अब इसको समझने के लिए बहुत सारी चीजें, मतलब कुछ भी करो, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। चाहे आप किसी भी रिस्पेक्ट में देख लो, अगर कोई, जैसे पंपी सेट चल रही है, तो पंपी सेट चालू हो गई तो पानी को ऊपर की तरफ पुल करेगी। फिर पानी क्या होगा, मतलब कि उसने एक्शन किया कुछ, उस एक्शन का रिस्पॉन्स क्या आया कि वहां से पंपी सेट से पानी निकलने लगा, उसने पानी को पुल कर लिया, वाटर को पुल कर लिया। जब इंजन चालू करते हैं, गियर डालते हैं, तो मैंने गियर डाल के एक एक्शन कर दिया, मैंने बाइक चलाया, एक्सलेटर ऐसे कर दिया,
तो जब मैंने एक्सेलरेटर को इंक्रीज किया तो मैंने एक एक्शन किया, उस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ कि उसकी स्पीड बढ़ गई। यानी कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है, ये याद रखना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। बाकी एनर्जी कंजर्वेशन है, हम लोग बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। उम्मीद है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर लेक्चर अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, हम उसको देखेंगे। अगर हमें कुछ वहाँ मॉडिफाई करना होगा तो हम बिल्कुल करेंगे वहाँ पे। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।